आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप को अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटा। स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए एक अपराधी को दबोच जमकर की पिटाई। अनियंत्रित पिकअप ने साइकिल सवार को रौंदा, मौके पर हुई मौत। गुस्साए लोगों ने एनएच को किया जाम। और आसमानी बिजली गिरने से 2 सहेलियों की दर्दनाक मौत, एक घायल। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बेखौफ लुटेरों ने दिन दहाड़े एक आभूषण दुकान में डाका डाला। पिस्टल के साथ 3 लुटेरे शहर के व्यस्ततम सरैयागंज बाजार में एक अलंकार दुकान में घुस गए और वहां मौजूद स्टाफ की पिटाई शुरू कर दी। अपराधी की पूरी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे 2 अपराधी हाथ में हथियार लेकर दुकान का सेफ खुलवा रहे हैं। दुकान के स्टाफ मनोज कुमार ने बताया कि पहले एक अपराधी पिस्टल के साथ आया और उसे गन पॉइंट पर ले लिया। पीछे से 2 और लुटेरे पहुंच गए। तीनों ने मिलकर सेफ की चाबी देने के लिए उसकी जमकर पिटाई की। लुटेरों ने जब गोली मारने की धमकी दी तो मनोज ने सेफ का ताला खोल दिया और उसके बाद सेफ में रखे सभी सोने चांदी के आभूषण और अन्य सामान लूट लिए। लेकिन अपराधियों के करतूत की जानकारी दुकान के मालिक को लग गई। दुकान के मालिक नवीन कुमार अपने अन्य साथियों के साथ अपने दुकान पर पहुंच गए और अपराधियों को स्थानीय लोगों ने घेर लिया। लेकिन इसी बीच पिस्टल दिखाते हुए 2 अपराधी लूट का सामान लेकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए एक अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार अपराधी अहियापुर इलाके का बताया जा रहा है। फिलहाल नगर थाने की पुलिस पूछताछ कर रही है और उसकी निशानदेही पर पुलिस की कई विंग छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर शहर का ये वही सरैयागंज इलाका है जो तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर गहमा गहमी दिन में रहती है। लोगों का भीड़ रहता है, लोग मार्केट करने यहाँ पे आते हैं। ये सरैयागंज टावर और पंकज मार्केट के बीच का नज़ारा है। यही एक ज्वेलरी शॉप है, ज्वेलरी शॉप देख सकते हैं। श्री अनकाल ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े अपराधियों ने लूटपाट की है। बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम इसी मार्केट में आप देख सकते हैं। यही वो दुकान है जिसमें बंधक बनाकर जो कर्मी हैं उसे ज्वेलरी लूटा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, गहमा गहमी यहाँ पे है। हम आपको अंदर लिए चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। और यही वो कर्मी है जिनसे लूटपाट की गई है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, इनसे हम बात करते हैं। थोड़ा इधर आ जाइए आप। क्या हुई थी पूरी घटना बताइए। मेरे दुकान पर थे, हम अकेले थे। उसके बाद जो है 3 अपराधी हैं और एक गोरपोछना के नज़दीक खड़ा हो गए और 2 आदमी आके अंदर हम पूछे कि व्यापारी है क्या, एक ग्राहक है। हम पूछे क्या बात है भैया, और पॉकेट से रिवॉल्वर निकाल के यहाँ सटा दिए और 2-3 पटाखा मार के बोले चाबी कहाँ, चाबी निकालो। हम बोले कि सर हम तो स्टाफ हैं और मालिक है नहीं कि मेरे पास चाबी आएगा कहाँ से। तो फिर 4-5 पटाखा मारना स्टार्ट कर देगी, चाबी निकाल रहा है कि दाग दे। उसके बाद लास्ट स्टेप इसी तरह चलते चलते जो है कि लास्ट स्टेप में अलमारी खोलना स्टार्ट किए। अलमारी खोलते हुए भी लेट से खोल रहे थे, उसके आवड़ में भी मारना स्टार्ट। उसके बाद जो है कि जेवर निकाल के जब देने लगे तो दे के वो बैग में रखने लगा। उतने देर में मालिक हमें उस दुकान पर कैमरा में देख लिए। वो बगलगिरी को फ़ोन किए और बगलगिर जो है आके अपना देखा तो गेट पर तीनों रेड करते हुए धराया। उसके बाद जो है कि लॉक था, गेट झमोड़ के खोला और दौड़ते हालत में भागा। 2 भागने में काबिल रहा, फायरिंग यहाँ नहीं आगे किया। और एक की भी रिवॉल्वर लेके बगलगिर को दिखाया
तो वो भी थोड़ा बैक हो गए। उसके बाद जो है कि हिम्मत करके उनका कॉलर पकड़ के और पब्लिक मूवमेंट करने के बाद हम लोग दोनों आदमी चिल्लाए चोर चोर डकैत डकैत। उसके आवरण में जो है एक धरा है। कितने का ज्वेलरी लूटा है यहाँ पे? ज्वेलरी के बारे में तो हमको नहीं पता है, लेकिन 4-5 लाख की ज्वेलरी है। ले गया जी वाह। मनोज कुमार यहाँ पर कर्मी है, उनकी आप बात सुन रहे थे। दुकानदार क्या आप देख रहे थे? सीसीटीवी घर पर थे या दूसरे शॉप पर थे, क्या देखे थे आप? हम वहाँ पे अपने दुकान पे सीसीटीवी फुटेज में देखे कि यहाँ पे कुछ अप्रिय घटना हो रही है, तो हम अपने पड़ोसी दुकानदार को जस्ट फ़ोन किए और उसके एक्शन पे इतना जो थोड़ा बहुत कार्रवाई पकड़ा गया, उसे एक्शन पे ही पकड़ा गया है। क्या नाम है? नवीन कुमार। नवीन कुमार दुकानदार है। अब उस दुकानदार से भी आपसे हम बात करेंगे जिन्होंने अपराधी को पकड़ा। अपराधी ने उस पर पिस्टल तान दिया, तब भी हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने अपराधी को पकड़ लिया। उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे भी हम सुनाते हैं कि वो किस तरह से अपराधी को पकड़े। उनसे भी हम बात करके आपको सुनाते हैं। ये वही दुकानदार है जिन्होंने अपराधी को पकड़ा है। क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त ऐसा ना, उनका फ़ोन आया मेरे पास एक, वो अपना सीसीटीवी में देख रहे थे, तो फ़ोन आया तो हम तुरंत 1:21 मिनट फ़ोन आया, हम तुरंत गए अंदर। तो अंदर देखे कुछ लड़के बैग में कुछ सामान रख रहे थे, और जैसे हम गेट खोले उससे पहले वो गेट खोले हमारे रिवॉल्वर दिखाते हुए दौड़ के बाहर ही रहे। 2 लड़के भागे, उसके पीछे एक तीसरा भी भागा, लेकिन हम उसको फिर पकड़ लिया दौड़ा के। फिर मारपीट हुई, उसको मारे हम लोग भी। इतने में महिला पुलिस की गाड़ी आ रही थी आगे से, तो उनको डिप्यूट कर दिया। फायरिंग कितना राउंड किया? फायरिंग यहाँ नहीं हुई है। भागने के क्रम में कई लोगों ने बोला न्यू मार्केट में फायरिंग हुई है। यहाँ नहीं, न्यू मार्केट में फायरिंग की है। जिस रास्ते भागे उधर फायरिंग हुई है, इसलिए यहाँ फायरिंग नहीं, भागा न्यू मार्केट में। दूसरा फिर जो लोग थे उसमें क्या उम्र है अपराधी की? लगभग 20 से 25 होगी। क्या नाम है आपका? सुमित राजगुप्ता नाम हमारा। सुमित जी को आप सुन रहे थे, इनका बर्तन का दुकान है। इन्होंने अपराधी को पकड़ के थाने के हवाले किया। इनकी हिम्मत से एक अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया है और 2 भागने में सफल रहा है। पूरी घटना यहाँ पे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस का दावा है कि जो 2 अपराधी सोना लेकर भागे हैं उन्हें जल्द ही गिरफ्तार करके पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि इतना भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े अपराधी इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे दिए? पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच में हुई लूट की घटना के बाद पुलिस की नींद उड़ गई है। घटनास्थल पर एसएसपी जयंतकांत, सिटी एसपी राजेश कुमार, डीएसपी राम नरेश पासवान और नगर थानेदार ओम प्रकाश दलबल के साथ पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए। एसएसपी जयंतकांत ने कहा है कि इस वारदात को पुलिस ने चुनौती के तौर पर लिया है, जल्द ही कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। कुछ क्रिमिनल मुजफ्फरपुर में एक शॉप को लूटने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जो है वहाँ के लोगों की मुस्तैदी से और पुलिस वहाँ पे पास में मौजूद थी, उसमें से एक क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। नहीं, अभी तक ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे उनके मालिक से भी बात हुई है ना, वो अभी रिटर्न में दे रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बात क्लियर होगी। अपराधी की संख्या में हथियार वगैरह बरामद की सूचना है? अभी तक के जो भी है, एक क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। ये दिन दहाड़े लूट हुई है, पुलिस के लिए कितनी चुनौती है? पुलिस के लिए यही चुनौती है कि हमने उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया और आगे के लोगों को अरेस्टिंग करना है। जिले के सकरा थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अनियंत्रित पिकअप ने साइकिल सवार व्यक्ति को रौंद दिया, जिसके बाद उक्त व्यक्ति की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 28 को पूरी तरह से जाम कर दिया। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सकरा पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। जानकारी के अनुसार सकरा थाना क्षेत्र के सीहो चौक के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने साइकिल सवार व्यक्ति को पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे उस व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति का नाम रंजीत सिंह है, जो कटरा थाना क्षेत्र का मूल निवासी बताया जा रहा है। यहीं पर रह के अपना घर बना रहे थे और आना जाना इसी संज्ञान करते थे। साइकिल से आ रहे थे, उनके एक गांव के ग्रामीण आए हुए थे, उनको पहुंचाने आए कि चौक पे छोड़ देते हैं, बस पकड़ा देते हैं। दोनों आदमी पीछे आ रहे थे, पीछे से धक्का मार दिया गाड़ी वाले। कहाँ घर कहाँ हुआ इनका? घर तो हुआ इनका कटरा ब्लॉक। यहाँ पे कहाँ घर बना रहा था? यहाँ पे रेपुरा में घर बना रहे हैं। कोई कहाँ से आ रहा था? तो रहते हैं यहीं पे बहनगरी में, इनका ससुराल हुआ बहनगरी। ठोकर मार दिया है। क्या चीज़ मारा ठोकर? पिकअप। कहाँ से आ रहा था? हम लोग आ रहे थे उसी जगह
मकान जो बना रहे हैं उसी जगह पर रेपुरा से। वाहन दुर्घटना में एक पिकअप, ये साइकिल से जा रहे थे, पिकअप वाला अपना तेज़ी से चलाते हुए जा रहा था, उसी में एक्सीडेंट हो गए हैं, उसी में मृत्यु इनका हो गया है। मृतक की पहचान हुई है क्या? हाँ, मृतक का पहचान हो गया है। क्या है मृतक की पहचान? मृतक की पहचान है रंजीत सिंह, रेपुरा के हैं। क्या कर रहे हैं? रोड जो है अभी पूरी तरह जाम। एक अब तुरंत ही खाली ही होगा रोड। सीओ साहब आ रहे हैं मुआवजा के लिए। मुआवजा को लेकर जाम लगाया गया। हाँ। मुजफ्फरपुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 सहेलियों की झुलसकर एक साथ मौत हो गई, जबकि उसकी एक सहेली घायल है। घायल किशोरी को एसकेएमसीएच में इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं दोनों मृत बच्चियों के डेड बॉडी को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। घटना हथौड़ी थाना इलाके के बरहद टोला की है। जानकारी के मुताबिक बरहद के मुगल सहनी की बेटी दीपा, गणेश सहनी की बेटी नेहा और उमेश सहनी की बेटी पिंकी दिन में अपने घर के पास खुले खेत में शौच करने गई थी। अचानक बारिश शुरू हो गई और उसी वक्त बारिश के साथ बिजली गिरने लगी। जब तक यह बच्चे भागकर अपने घर पहुंचते, उससे पहले ही आसमानी बिजली की चपेट में आ गए। तीनों बच्चे मौके पर ही बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद परिजनों ने जब खोजबीन की तो घर के पास ही खुले खेत में तीनों पड़े थे। आनन फानन में तीनों बच्चियों को स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां दीपा और नेहा को मृत बताया गया। उमेश सहनी की बेटी पिंकी कुछ होश में थी तो उसे आनन फानन में एसकेएमसीएच भेज दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने मृतकों के परिजनों के लिए आपदा राहत के तहत मुआवजे की मांग की है। इस मामले में एसडीओ कुंदन कुमार ने फोन पर कहा है कि दोनों मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की राहत दी जा रही है। सुबह 4 बजे से बारिश बहुत ज़्यादा था और बारिश के क्रम में ये लोग सुबह 5:30 बज गया है, निकला है सुबह शौच करने के लिए। जब शौच करने के लिए निकला है, थोड़ा ही घर से थोड़ा दूर है, वो चौर पड़ता है उस जगह पर। ये लोग जब गया वहाँ पे तो बहुत सारा आवाज़ इतना ज़ोर से हुआ है कि उस जगह पर बिजली फटा है। उसी जगह पर दोनों का मौत हो गया है। बिजली गिर गया? हाँ, बिजली जो है ना, करंट बिजली जो तैयार पड़ता है, वो बिजली तैयार होकर गिरा है, उसको दोनों के शरीर पे जल गया। उसी पर वो दोनों मौत हो गया उसी जगह पर। फिर ग्रामीण लोग वहाँ पर जो है, कुछ लोग वहाँ से निकला है शौच करने के लिए, दूसरे लोग वो लोग सूचना दिया है कि भाई आवाज़ हुआ कि मर गया, वहाँ पे मर गया। फिर ग्रामीण लोग वहाँ पर जाके देखा है तो जगह पर ही लाश था। थाना प्रभारी का आए हैं, वो थाना प्रभारी सारे जो है इस सब का डेड बॉडी का जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है यहाँ पे। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के साथ ही बढ़ती महंगाई के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर परिषद की ओर से शनिवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से प्रतिरोध मार्च निकाला गया। ये प्रतिरोध मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर के गेट पर पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही प्रधानमंत्री का पुतला दहनकर आक्रोश जताया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता शंभू शरण ठाकुर ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल से जनता परेशान है। इसके बावजूद दिन प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल और खाद्य सामग्री के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस कमरतोड़ महंगाई से जनता त्रस्त हो गई है। यदि सरकार महंगाई पर अंकुश नहीं लगाती है तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आज जो भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। दूसरी बात, महंगाई चरम सीमा पर है। बेरोजगारी का सवाल है, जहाँ करोड़ों नौजवान हमारे बेरोजगार हैं। आज बेरोजगारी के कारण आज हमको लाले पड़े हुए, हम भूखे मर रहे हैं। हमारे तन पर बस नहीं है। पेट्रोल का दाम रोज बढ़ रहा है। यही बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था कि यह कांग्रेस की सरकार, यह पूर्व की सरकार महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है। और आज कोई भी दिन ऐसा नहीं अखबार में देखने को मिलता है जिस दिन यह न्यूज नहीं हो कि आज 26 पैसा बढ़ गया, आज 20 पैसा बढ़ गया, आज 50 पैसा बढ़ गया। आज आप देखते होंगे कड़वा तेल का दाम, आज देखते होंगे पाम ऑयल का दाम, आज देखते होंगे आटा का दाम, आज देखते होंगे चावल का दाम। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आज निरंतर प्रतिदिन दाम बढ़ते जा रहा है। 100 रुपये से ऊपर हो गया आज मुजफ्फरपुर में पेट्रोल का दाम, और उसी तरह से 93 रुपये कुछ पैसे डीजल का दाम हो गया। अगर इस तरह से महंगाई बढ़ती रहे तो आम जनता त्राहिमाम में होगी और
आने वालों दिनों में हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से इससे भी बड़ा आंदोलन छेड़ने का आज के धरना संघर्ष के माध्यम से हम संकल्प लेते हैं और इन्हीं बातों के साथ भाकपा माले ने आपातकाल विरोधी दिवस पर शहर से गांव तक लोकतंत्र, संविधान व देश बचाओ प्रदर्शन किया। शहर में हरिसभा चौक स्थित जिला कार्यालय में झंडा, बैनर व पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते हुए लोकतंत्र व संविधान पर हमला बंद करो, आंदोलनकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा और गिरफ्तारी बंद करो, किसान मजदूर विरोधी कानूनों को वापस लो, जान मारू महंगाई पर रोक लगाओ जैसे नारे लगाए गए। माले नेताओं ने कहा कि मोदी राज में आज भी देश में अघोषित आपातकाल लागू है। किसान विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 7 महीने से ऐतिहासिक किसान आंदोलन जारी है, लेकिन मोदी सरकार खेती को अडानी, अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने पर अड़ी हुई है। आज महंगाई चरम पर है, पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है। कोरोना महामारी से देश में इलाज के अभाव में लाखों लोगों की जान चली गई। मोदी सरकार देश पर भार बन गई है। देश की जनता मोदी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। आज 26 जून है और 26 जून को ही देश में जो है ना पहली बार आपातकाल थोपा गया था, लेकिन आज देश दूसरी आपातकाल को झेल रहा है और पूरा देश और पूरी देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि वो जो आपातकाल था उस आपातकाल से कहीं ज़्यादा बर्बर, कहीं ज़्यादा निष्ठुर ये आपातकाल है, जिस आपातकाल में मोदी जी ने इस देश को ढकेल रखा है। किसान मजदूरों के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। उनके जो भी हक अधिकार जो इस देश की संविधान ने उनको दिया था, उन तमाम अधिकारों को छीने जा रहे हैं। इस देश के अंदर में जानलेवा स्तर पर महंगाई पहुंच गई हुई है और जब महंगाई पर कोई बात करने की बात आती है तो सरकार का सारा अमला इस बात के लिए लग जाता है कि महंगाई के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सके। वामपंथी पार्टियों का 30 जुलाई को हम लोगों ने तय किया था कि पूरे देश के अंदर में हम लोग बढ़ती महंगाई के सवाल पर, पेट्रोल डीजल के सवाल पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ मुजफ्फरपुर के अंदर में भी हम लोगों ने बैठकें की और हम लोगों ने एसडीओ साहब को भेजा था कि 30 तारीख को हम लोग विरोध करेंगे। मैंने देखा कि किस तरीके से अधिकारियों को सामने रखकर बीजेपी की सरकार ने ये वहाँ से लेटर निकलवाया कि 30 तारीख को जो ज्वाइंट लेफ्ट का जो ये महंगाई के खिलाफ जो कार्यक्रम है, ये किसी भी थाना क्षेत्र में हम आयोजित नहीं होने दें। इसके लिए ये उन्होंने एक बाकायदा लेटर निकाला। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अधिकारियों के जरिए, नौकरशाहों के जरिए जो सरकार गरीब किसान मजदूरों के सवाल को दबाना चाहती है, ये सवाल दबने वाले नहीं हैं। हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपने जो उस लेटर को निकाला, लेटर में साफ आपने लिखा है कि वामपंथी दलों के द्वारा माले के द्वारा महंगाई के खिलाफ और पेट्रोल डीजल की जो मूल्य वृद्धि है उसके खिलाफ 30 तारीख को कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उस कार्यक्रम को रोकने के लिए आपने कोरोना गाइडलाइन को लगाया। लेटर की भाषा बिल्कुल यही है कि आप आंदोलन से डरते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की मुजफ्फरपुर इकाई की ओर से खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया गया। इस अवसर पर खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकालकर मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया गया। जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से तीनों काला कृषि कानून वापस लेने, बिजली बिल 2020 रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने, जनतांत्रिक अधिकारों पर हमला बंद करने एवं मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड को रद्द करने की मांग की गई। मौके पर संगठन के काशीनाथ सहनी, किसान सभा के सचिव चंदेश्वर प्रसाद चौधरी सहित दर्जनों किसान नेता मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से ये पूरा देशव्यापी कार्यक्रम है। आज 26 जून है। दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं उनका आज 7 महीना हो गया। इसके अलावा 26 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल की घोषणा की थी और तानाशाही लागू किया था। उसके खिलाफ लड़ करके जनता ने उनको परास्त किया और जो उसके अधिकार छीने गए थे उसको लिया। आज भाजपा, मोदी, शाह ये लोग बिना घोषणा किए हुए अघोषित आपातकाल लागू किए हुए हैं। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून ले आए, मजदूरों के खिलाफ 4 लेबर कोड ले आए, बिजली कानून संशोधन बिल ले आए और एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं दे रहे। इस सब के खिलाफ
आज पूरे देश में ये आंदोलन हो रहा है। तमाम जिला अधिकारी के सामने, गवर्नर के सामने सरकार तो मानने के लिए मान नहीं रही लोग है। जा रहे हैं और राष्ट्रपति के नाम ये प्रस्ताव कर रहे हैं। सरकार नहीं मान रही है तभी तो लड़ रहे हैं। सरकार हमसे पूछ कर लाई नहीं है, तो सरकार जब तक नहीं मानेगी हम लड़ेंगे। इंदिरा गांधी ने पूछ करके आपातकाल थोपा था, उन्होंने थोपा अपनी सत्ता बचाने के लिए। वैसे ही मोदी साहब ये लोग कॉरपोरेट्स को मदद करने के लिए, अडानी अंबानी को मदद करने के लिए रेल, भेल, हवाई जहाज़, कोल सब बेच रहे हैं। अब देश की जो किसान जनता है उसके ज़मीन पर नज़र है, उसके ज़मीन को कॉरपोरेट्स के हवाले करने का इन कानूनों के द्वारा रास्ता हो जाएगा। और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था कि कोई जमाखोरी नहीं कर सकता है, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। जहां एक तरफ पूरा प्रशासनिक महकमा कोरोना से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस आड़ में सरकार की योजनाओं में लूट मची है। मामला बोचहां प्रखंड के मैदापुर पंचायत का है। मैदापुर पंचायत के वार्ड 11 में मनरेगा से बने ढलाई सड़क के घटिया किस्म के सामग्री के इस्तेमाल को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में बेहद आक्रोश है। मैदापुर पंचायत के प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य पति और ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में मनरेगा के द्वारा यह सड़क बनवाई गई है। इस 600 फीट की ढलाई सड़क में जमकर घटिया किस्म के सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। घटिया और लोकल बालू का इस्तेमाल किया गया है। 3 नंबर की घटिया गिट्टी जिसमें मिट्टी मिली हुई थी, उस गिट्टी से ढलाई की गई, जिस कारण पहली बारिश में ही सड़क में बहुत जगह दरार आ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क चलने के लायक नहीं है। 6 महीने भी यह सड़क नहीं चलेगा। सभी ने एक साथ सड़क निर्माण में जांच की मांग की है। ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ये जो रोड जो बन रहा था, वो यहाँ पे सारी जनता यहाँ का जो बोला था कि सोलिंग को उखाड़ के और फिर से सोलिंग कार्य करा के उसके बाद रोड को ढलाया जाए, लेकिन ठेकेदार साहब ध्यान नहीं दिए। एक तो फर्स्ट नंबर है कि इसमें सीमेंट एकदम 9 के बराबर है, और सीमेंट भी जो लज्जत वाला सीमेंट इसमें नहीं है, प्योर डी सीमेंट लगा। जो हमारे यहाँ का वर्तमान वार्ड मेंबर है वो बहुत प्रयास किए सीमेंट को बदलवाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा, इस पर कोई संशोधन नहीं हुआ। ये सब हमारे चंदेश्वर चौधरी का किया हुआ है। इसमें सबसे फर्स्ट में वही हैं जो रोड को ऐसे तहस नहस कर दिए हैं। इसमें बराबर एक्सीडेंटल होते रहता है, सर मोटरसाइकिल से बराबर गिर जाता है कितना पब्लिक, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कितने दिन पहले बनी है सड़क? ये सड़क ये 2-3 महीना पहले बनी है। 3 महीने? जी जी, उससे पहले ही क्रैक हो चुका है सर। रोड जाके देख लीजिए, जगह जगह रोड जो है सो पूरा क्रैक हो चुका है। नाम उसमें मटेरियल सही नहीं था, इसलिए इसमें हम लोग विरोध भी किए, सारा पब्लिक विरोध किया। फिर जैसे कह सुन करके वही ढलवाया गया। हम लोग कितना विरोध किए लेकिन मैंने ढला लिया। सोलिंग ये सब किया गया था इसमें नीचे? क्या सोलिंग किया गया? पहले से था, उसी पे ढाल दिया? उसी पर ढाल दिया। जगह जगह क्रैक है। कितने दिन तक चलने की संभावना है इस सड़क की, आप लोग को क्या लगता है? ये तो साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। बने हुए कितने दिन हुए? 2 से 3 महीना हुआ है। विरोध पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, उस समय तो कुछ हम लोग कंप्लेंट किए थे तो उस समय भी कुछ नहीं हुआ। कहाँ कंप्लेंट किए थे? कंप्लेंट तो हम PRS पंचायत रोजगार सेवक को कहे थे। घोटाला हुआ है लग रहा है सड़क में? घोटाला बहुत हुआ है इसमें। कितने की परियोजना थी? परियोजना पूरा जानकारी तो हमको नहीं है, वही 23-24 लाख का है। कितने मीटर बनी थी ये सड़क? ये सड़क 2200 मीटर है, 2200 स्क्वायर फीट है शायद लंबाई। खंजा तो बहुत दिन पहले बना था। अभी पिच रोड ही 2 महीना हुआ। ऐसी हालत क्यों है, क्या लग रहा है? क्या कहें, कितने दिन तक टिकेगी ये सड़क? बताइए ना। हम लोग सब कह जाए और ठीक करो, कौन सुनता है? देखिए हुआ दरार पट गया भी है। मतलब बनने के साथ ही दरार आ गया था? हाँ, आज 1 हफ्ता नहीं हुआ कि फटने लगा सब। कौन सा पंचायत हुआ ये? मैदापुर में लगातार बारिश होने से जल जमाव की समस्या विकट रूप धारण करती जा रही है, जिसके निराकरण को लेकर मेयर सुरेश कुमार ने शनिवार को नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय को पत्र लिख 10 अंचल निरीक्षकों को अपने अपने क्षेत्र से संबंधित वार्ड में लगे जल जमाव की समस्या को चिन्हित कर 10 घंटों के अंदर जल जमाव वाले जगहों से जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने बताया कि बारिश से नगर क्षेत्र के बहुत सारे वार्डों में जल जमाव की समस्या हो गई है, जिसके जल निकासी को लेकर नगर निगम अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। उसके पहले भी हम लोगों ने अंचल निरीक्षक के साथ
नगर महोदय के साथ में हम लोग समीक्षा बैठक किया था 200 अंचल का। उसी के मद्देनजर हम लोगों ने अभी सभी अंचल निरीक्षक को अभी एक दायित्व दिए हैं कि आपके वार्ड में कहाँ कहाँ जो जो गली में पानी का जल जमाव है उसका अविलंब कल सुबह तक रिपोर्ट हमको दे। उस पर मशीन से हो चाहे एन केन प्रकरण जैसे भी हो, ये अधिकारी हम लोग मिलकर पानी निकलवाएंगे। जनता कहीं दिक्कत होने देंगे नहीं। आज हमने वार्ड 2 में भी घुमा है। वार्ड 2 में संजय डोर के पास लगभग 5-6 जो गली है सारा गली में पानी लगा हुआ है, उसमें निरीक्षण किया है और इसके लिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर हर वर्ष की तरह पहले नशा मुक्ति केंद्र हरपुर बखरी में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोचहां विधायक मुसाफिर पासवान व डॉक्टर अक्षय कुमार ने भाग लिया। परियोजक मोइन खान ने कहा कि यह नशा एक बीमारी है, इसका इलाज संभव है। यह ऐसी बीमारी है जिस प्रकार कोविड-19 एक दूसरे से फैलता है, ठीक उसी प्रकार नशे की बीमारी एक दूसरे में देखा देखी पूरे समाज में फैल रही है। सर आज 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस है। आज के दिन सर नशा से जागरूकता अभियान चलाया जाता है पूरे देश में। आज के दिन हम लोग अवेयरनेस कैंप के रूप में अभी कोविड गाइडलाइन को लेते हुए हम लोग ने कोई अवेयरनेस कैंप का आयोजित नहीं किया है। हम लोग ने यहाँ अभी जो हमारे तत्कालीन पेशेंट जो भर्ती हैं उनको उनके बीच में एक छोटा सा कार्यक्रम किए। जो हमारे उपस्थित यहाँ डॉक्टर हैं और जो यहाँ के हमारे मेंबर्स हैं उन लोग के साथ एक फंक्शन आरंभ किया है जिसमें एक नशा से जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें सारे पेशेंट को हम लोग ने बताया कि नशा से क्या क्या दुर्लभता होती है। आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि ये नशा है, आज के दिन आप लोग प्रण ले लें कि नशा से 7 कोस दूर रहें। नशा एक घर को नाश कर देता है। नशा दूसरा नाम है नाश का। नशा अच्छे घर के बच्चे को भी बर्बाद कर देता है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मोइन खान हुआ, मैं यहाँ का परियोजना निर्देशक हुआ। हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। इसे सबसे पहली बार 1987 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशा और इससे होने वाले कुप्रभाव के प्रति जागरूक करना है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के गढ़ा स्थित नवरंग एकीकृत पुनर्वास केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। इस समारोह की शुरुआत संस्था के सचिव हाजी मोहम्मद तौहीद खान एवं चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अक्षय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर मोहम्मद तौहीद खान ने यह कहा कि पिछले 30 वर्षों से नशा मुक्ति का प्रचार कर रहे हैं। हजारों मरीजों का सफल इलाज किया है जो अपना जीवन खुशी से जी रहे हैं। आज उन्हीं मरीजों को सम्मानित कर खुशी महसूस कर रहा हूं। वहीं चिकित्सा पदाधिकारी ने लोगों से नशा से दूरी बनाने का अपील किया है। इस मौके पर संस्था के परियोजना निदेशक चुन्नू कुमार, प्रिया गुप्ता, कल्याणी कुमारी, अवनीश कुमार, राजकुमार पासवान, मुरारी कुमार, शंभू ठाकुर, प्रतिभा सिन्हा आदि लोग उपस्थित रहे। मैसेज आज ये होगी, अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस 26 जून को हम लोग मनाते हैं। अभी जो बच्चे हमारे यहाँ सही होके जाते हैं, हम उनकी कामना भगवान से करते हैं कि वो सही रहें, अपने बाल बच्चों में रहें, माँ बाप की खिदमत करें, अपने कारोबार में लगे। इसीलिए हम लोग हर साल 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस यादगारी के लिए इसको मनाया जाता है। और गार्जियन वगैरह को भी बुलाते हैं, गार्जियन आते हैं, उनको समझाते हैं कि बच्चों को प्यार दीजिए, अगर कुछ गलती हुआ तो उसको माफ़ी चाहिए। इनकी वाइफ को बुलाते हैं, इनके और लोगों को बुला के ये याद दिलाते हैं कि नशा मुक्ति इस तरह का, मतलब फिर ये बच्चा कभी नहीं गलती करेगा। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पे मैं यही कहूँगा युवाओं को जो नशा ना करे। नशा से हर चीज़ का मतलब नाश होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। हमारे संस्था में 22-25 बेड का सुविधा है। शनिवार को समाहरणालय सभागार में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम की जिला कमेटी के साथ जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले मुआवजे राशि के अनुदान को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के उत्पीड़ित व्यक्ति द्वारा एफआईआर दर्ज करते ही कल्याण विभाग द्वारा प्रथम चरण में लाभार्थी को त्वरित आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रावधान है। सामान्यतः अपराध सिद्ध होने की स्थिति में उत्पीड़ित व्यक्ति को 40,000 से 5 लाख तक आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है।
प्रावधान के तहत 69 पीड़ितों को 52 लाख का मुआवजा जिला कल्याण विभाग के द्वारा दिया गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए शेष पीड़ित अनुसूचित जाति जनजाति को अनुदान राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आज विशेष ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम पर जिला स्तरीय जो कमेटी है, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उसकी बैठक की गई, जिसमें पुलिस विभाग के लोग भी उपस्थित थे। साथ ही इसके सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता और तथा जनप्रतिनिधि भी होते हैं वो भी थे, और इसमें कुड़नी के विधायक माननीय अनिल सहनी जी भी उपस्थित थे। इस बैठक में मुख्य रूप से वैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो व्यक्ति हैं, जो पीड़ित हैं, अत्याचार उन पर हुआ है, उन्हें मुआवजा देने का प्रावधान किया जाता है। इसके तहत लगभग 69 पीड़ितों को 52 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है जिला कल्याण विभाग के द्वारा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में अनुसूचित जाति जनजाति पर जो अत्याचार होंगे उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को और साथ ही निर्देश दिया है जिला कल्याण पदाधिकारी को कि वो जिनको अनुदान अभी तक नहीं मिल पाया है किसी कारण, तकनीकी कारण से, उन तकनीकी बाधाओं को दूर करते हुए शेष लोगों को भी अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के तहत जो उनका निर्धारित मुआवजा है उसको ससमय देना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं। ब्रह्मपुरा के दामोदरपुर गुमटी के पास शनिवार को 2 व्हीलर सर्विस की कंपनी स्पीड फोर्स के फ्रेंचाइजी MS ऑटोमोबाइल का शुभारंभ हुआ। आउटलेट का उद्घाटन प्रोपराइटर प्रियरंजन और विकास कुमार की माताजी मीरा देवी और रेणु गुप्ता ने फीता काट कर किया। मौके पर स्पीड फोर्स कंपनी के डायरेक्टर दीपेन बड़ई, बिहार झारखंड के सेल्स हेड गौरव सिंह, प्रोपराइटर प्रियरंजन और विकास कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। डायरेक्टर दीपेन बड़ई ने बताया कि अब तक बिहार में 17 आउटलेट खुल चुके हैं। सभी जगह बेहतरीन व्यवस्था की गई है। आधुनिक मशीन के जरिए सर्विसिंग की जाती है। उन्होंने बताया कि ऐप के माध्यम से भी ग्राहक इसका लाभ उठा सकते हैं। वहीं कंपनी के सेल्स हेड गौरव सिंह ने बताया कि सर्विसिंग चार्ज मात्र 300 रुपए है। इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज करने की सुविधा भी यहां उपलब्ध रहेगी। मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विस कंपनी के फ्रेंचाइजी MS ऑटोमोबाइल के प्रोपराइटर प्रियरंजन और विकास कुमार ने कहा कि एक ही छत के नीचे सभी तरह के 2 पहिया वाहनों की सेल सर्विस, स्पेयर पार्ट्स के साथ साथ इंश्योरेंस और पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्पीड फोर्स का एक फ्रेंचाइजी आउटलेट खुला है मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर में। इसमें 2 पहिया वाहन जितने भी हैं उनकी सारी सेल सर्विस, जितने भी स्पेयर पार्ट्स होंगे, इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस का क्लेम होगा, वो सारी चीज़ें यहीं से सेटल की जाएगी। एक 1 स्टॉप सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इवन हमने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पे लगा रखा है कि आज की डेट में क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमने एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पे लगा रखा है। आपको लोगों के लिए इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जनरली क्या होता है कि कहीं भी हम जाते हैं तो एक सामान दूसरी जगह से, दूसरा सामान दूसरी जगह से, और कोई वारंटी मिलती नहीं है किसी काम की। यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। हम लोगों ने अलग अलग प्लान भी कर रखे हैं। AMC एनुअल मेंटेनेंस का भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अभी आज ओपनिंग है हमारा, कल परसों से हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। क्या परिचय हुआ कि ना, तो 2 व्हीलर्स के लिए आज तक कस्टमर परेशानी था, तो हमने ये फैसिलिटीज़ चालू किया है। ये कंपनी लास्ट 9 साल से काम कर रही है। बिहार में ये हमारा 17 यानी 17वां नंबर का आउटलेट है और अभी 8 आउटलेट खुल रहे हैं। तो 4 जुलाई को हमारा रोहतस में ओपनिंग है और छपरा और छापर वगैरह में ऑलरेडी काम चल रहा है। तो मैं आपको बोलूँ तो कंपनी का बहुत बड़ा विज़न है। अभी हम मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सेल्स में हैं, सर्विस में हैं, फिर हम यहाँ पे कस्टमर को पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देते हैं, ब्रेकडाउन फैसिलिटी देते हैं, एक्सीडेंटल क्लेम सेटलमेंट वगैरह का फैसिलिटी देते हैं, और यहाँ से इंश्योरेंस वगैरह भी दिया जाता है। यानी सारा काम यहाँ से एक ही छत के नीचे हो रहा है और लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सारा काम यहीं से होगा, एक ही छत के नीचे होगा। आज देखो तो आप 2 व्हीलर लेडीज़ भी चलाते हैं, लेकिन वो सर्विस करवाने के लिए जा नहीं सकते।
तो वो यहाँ पे पिकअप ड्रॉप का फैसिलिटीज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये हमारा ऐप है, जो ऐप के थ्रू भी आप सर्विस बुक करवा सकते हैं, जो हमारा पिकअप एंड ड्रॉप भी ले सकते हैं, सारा सर्विस ले सकते हैं। कंपनी का बड़ा विज़न है, बिहार में अभी अगले 1 से 1.5 साल में हम और 100 फ्रेंचाइजी खोलने जा रहे हैं। मल्टी ब्रांड टू प्योर सर्विस सेंटर है। एक छत के नीचे सारी गाड़ी यहाँ सर्विस होगा और बहुत ही चीप रेट में होगा, बहुत ही बेहतर सर्विस मिलेगा यहाँ पे। मुजफ्फरपुर में पहला चार्जिंग स्टेशन हमारा यहाँ इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक भी चार्ज करने की सुविधा है। हमारा ये दूसरा चार्जिंग स्टेशन है। पहला मेरा पटना में इंस्टॉल हुआ, दूसरा यहाँ मुजफ्फरपुर में हम लोग इंस्टॉल किए। क्या कॉस्ट क्या रहेगा, कॉस्ट वोस्ट क्या रहेगा, पैसा क्या लगेगा अलग? यहाँ पे 300 रुपया सर्विस चार्ज, मैकेनिक का सर्विस चार्ज लगता है। और हम ल्यूब में कैस्ट्रॉल के साथ IF है और पार्ट्स में मिंडा के साथ है। रजिस्ट्री कार्यालय में लगातार भीड़ बढ़ने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को बैरिकेड तक नहीं लगाया गया है। गोल घेरा जरूर बनाया गया है, लेकिन इसका पालन यहाँ नहीं हो रहा है। लोग स्टाम्प लेने के लिए एक दूसरे से सटकर लाइन लगाए खड़े रहते हैं, जिससे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। रजिस्ट्रार राकेश कुमार भी इसका पालन कराने को लेकर गंभीर नहीं है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से बहुत कम लोग रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच रहे हैं। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, यहाँ भीड़ बढ़ने लगी है। रजिस्ट्री कराने के लिए रोज 100 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। एक रजिस्ट्री में 4 लोगों की उपस्थिति जरूरी है। ऐसे में कम से कम 400 से ज्यादा लोग कार्यालय रोज पहुंच रहे हैं। इसके अलावा स्टाम्प लेने के लिए बड़ी संख्या में रोजाना लोग पहुंच रहे हैं, पर कोरोना गाइडलाइन का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। सरकार के द्वारा अभी जो गाइडलाइन आई है उसमें 100% स्टाफ कार्यरत है, काम कर रहे हैं। और चूँकि यहाँ ज़्यादा भीड़ लगती है तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। कार्यालय के अंदर तो 100% सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाता है, परंतु बाहर में थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन मेरी कोशिश ये रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, ताकि 3rd फेज में किसी तरह से किसी प्रकार की परेशानी हम अपने मुजफ्फरपुर वासियों को नहीं। बाहर में जो भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, ना तो किसी के चेहरे पे मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। अगर आप सवेरे सवेरे आते तो मैं निश्चित तौर पे वहाँ गया और लोगों को बोला कि भाई आप एक ऐसे तत्व हैं जो समाज में प्रेरणा दे सकते हैं, और इस जो बीमारी है, जो संक्रमण है, लोगों से फैलता है। तो उस समय मैंने उन्हें समझाया, मास्क उस समय पहने भी थे। अभी हो सकता है कि लोग आ गए होंगे, मैं पुनः जाऊंगा और उनको बोलूँगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के ही रखें, क्योंकि लोग व्यग्र हो जाते हैं कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्री हो, इसलिए इस तरह की परेशानी होती है। लेकिन मैं तुरंत जाऊँगा और मैं देखूँगा इस तरह से अगर है तो उसको मैं ठीक करूँगा। शनिवार को बिहार छात्र संघ के द्वारा नीम चौक स्थित कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के आ रही समस्याओं पर चर्चा किया गया। साथ ही सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष करण सिंह, प्रदेश प्रभारी निवेश सिंह गढ़वार, जिलाध्यक्ष निहाल सिंह, IT सेल अध्यक्ष मयंक राज सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। आज बिहार छात्र संघ का मीटिंग जिला कार्यालय नीम चौक पे रखी गई, जिसमें कि लॉकडाउन के बाद ये पहली मीटिंग रखी गई। इसमें बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा हुआ, जैसे कि हम लोग अब पूरे जिला के अंदर जितने ही प्रखंड आते हैं, सभी प्रखंड और उसके साथ साथ सभी पंचायत में हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाने का काम शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ हम लोग विश्वविद्यालय के अंदर जो भी कॉलेज आता है उसमें भी अब हमारी टीम स्वच्छता अभियान बहुत जल्द चलाएगी। और साथ ही साथ हम लोगों ने बहुत सारे छात्रों का मुद्दा इकट्ठा किया है, जो कि विश्वविद्यालय का मुद्दा है। और हम लोगों ने ये ठान लिया है कि बहुत जल्द सभी मुद्दा को लेकर के हम लोग विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और अपना बात विश्वविद्यालय से मनवाएंगे। लगातार हो रही बारिश और जल जमाव की वजह से शहर की कई सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, जिसको भरने के लिए नगर निगम ने उसमें राविश भर दिया। गड्ढे में राविश भरे जाने से साइकिल और गाड़ी सवार लोग गिरकर घायल हो जा रहे हैं, जिसको लेकर नागरिक मोर्चा ने शनिवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और आग्रह किया कि सड़कों पर जहां गड्ढे हैं वहां थर्मल की छाई, ईंटा और उसके बाद रोड रोलर चलवाकर उसको समतल करवाई जाए, जिससे वहां से आने जाने वालों को सुविधा हो। निगम की लापरवाही के कारण पूरा शहर की हालत नारकीय बनी हुई है। बद से बदतर होती जा रही है शहर की हालत।
लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बनकर देख रही है। एक तो जल जमाव में गड्ढा और ऊपर से नगर निगम गड्ढे में ईंटा रोड़ा माटी रख दिया है, जिस कारण से 5 मिनट में 500 गाड़ी चलती है। दोनों पुल के नीचे जैसे आप उतरेंगे वहाँ गड्ढा है। लोग अगर संभल के नहीं चले तो प्रतिदिन वहाँ दुर्घटना होती है। रिक्शा वाले का रिम टूट जाता है, मोटरसाइकिल वाले का मोटरसाइकिल खराब हो जाता है, जो पैदल चलते हैं वो गिरते हैं। गड्ढा अगर भरना ही है नगर निगम को, ईमानदारी से अगर सेवा करना है जनता का, तो उस गड्ढे को थर्मल पावर का राबिश लावे, छाई लावे और रोड़ा रखे और उस पर रोल चलावे। इसलिए मैंने जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि आप शहर की नारकी हालत, गड्ढा भरने का नाटक और जल जमाव पर एक बार आप अपने मुआयना करें, जांच करें और उसके बाद शहर के विकास और शहर के जल जमाव को दूर करने का प्रयास करें। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।